मुझे ना 1 मिनट दें और मैं ताकि दरवाजा बंद कर दूं, क्योंकि ये। अच्छा जी, आज हमने करना है एडवर्ब। अच्छा, अब हमने देखो पहले एडजेक्टिव किया था और आज हम कर रहे हैं एडवर्ब। अब होता क्या है, जो कंपैरिजन तकरीबन आ जाता है जिसमें हमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही होती है कि जो एडजेक्टिव है वो किसको क्वालिफाई कर रहा होता है, या मतलब वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है, और जो एडवर्ब है वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा होता है और किस चीज को क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपको आइडिया हो कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को या प्रोनाउन को जो है ना वो क्या करता है, क्वालिफाई करता है, कि मतलब उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होता है ताकि हमें जो है उस नाउन के बारे में ज्यादा पता चले। ठीक है। मतलब उस सेंटेंस के अंदर जहाँ पे एडजेक्टिव यूज होगा वो उस नाउन को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, उसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पर जो एडवर्ब है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। अब देखो उस एक तो उसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि वो एडी एड और वर्ब है उसके साथ। ठीक है, तो वो किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब को करेगा। दूसरा किसको करता है, वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है या फिर बाजुकात अपने आप को। ठीक है, उसको भी बाजुकात साथ साथ वो क्वालिफाई कर रहा होता है। होप सो के नहीं है, बच्चे तो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा है थोड़ा ज्यादा। तो आपने एक ये चीज लाजमी माइंड में रखनी है कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को भी, और साथ साथ बाजुकात वो अपने आप को मतलब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा होगा, मतलब अपने आप को ज्यादा वो एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देन हम रूल्स पर ही जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने ये सेंटेंस पढ़ते हुए ये देखना है कि इसमें वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ठीक है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो अच्छा, अब इसमें क्या है, स्लोली जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, कि कोई भी चीज जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। ठीक है। अब वो यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, वॉक्स। ठीक है। इसमें वर्ब कौन सा है, वॉक्स ही वर्ब है। अब वॉक्स अगर वर्ब है तो उसको क्वालिफाई करने वाली जो चीज होगी या उसको एक्सप्लेन करने वाली जो चीज होगी वो क्या होगी, उसका एडवर्ब। तो द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो वो स्लोली इसमें क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अच्छा, ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग। अच्छा, अब एडवर्ब जो वेरी क्वालिफाइज किसको कर रहा है, स्लो को। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखो, ही इज वेरी, एक तो आपने यहाँ पे देखना है वेरी। ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि ऑब्वियसली ये क्या है, एडवर्ब है। अब ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, लर्निंग को कर रहा है या स्लो को कर रहा है, वो किस चीज को कर रहा है, स्लो, जो कि आपका इसमें एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्या क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, मतलब बहुत ज्यादा स्लो होना। तो वो जो है आपका क्या बन जाएगा, जो कि एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा होगा, वो भी एडवर्ब ही है। द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। अच्छा, अब वेरी स्लोली, और तकरीबन ना एक चीज आपने माइंड में ये भी रखनी है कि जो चीज जिस चीज को क्वालिफाई कर रही होती है ना वो तकरीबन उसके करीब करीब आ रही होती है। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप देख रहे होगे वेरी स्लोली, स्लोली के बिल्कुल नजदीक वेरी आया है। यहाँ पे आपने देखा होगा वेरी स्लो, इसके नजदीक यहाँ पर आया है वॉक्स स्लोली। मतलब दोनों बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले हो सकता है ये बाद में हो सकता है, लेकिन तकरीबन तकरीबन एडजेसेंट होते हैं और इसमें जो है वो चीजें क्वालिफाई कर रही होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, वेरी स्लोली, जो वेरी है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली को। जब वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसके बारे में क्या होगा कि वो स्लोली खुद एक एडवर्ब है,
तो वो वेरी जिसको क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब को ही कर रहा है। अच्छा इसके बाद जो है अच्छा इसके बाद जो है एडवर्ब, adverb like an adjective can be compared using er, ust और समटाइम्स इसके साथ मोर और मोस्ट भी यूज हो रहा होता है। ठीक है जी। अब एडवर्ब जो है लाइक एडजेक्टिव्स की तरह, एडजेक्टिव की तरह जब हम एडवर्ब बनाने लगते हैं तो बाज़-औक़ात उसके साथ ई आर का इजाफा हो जाता है, मतलब उस वर्ड के साथ ई आर का इजाफा हो जाता है, ई एस टी का हो जाता है, या फिर उसके साथ क्या होगा, मोर का हो जाएगा या मोस्ट का हो जाएगा। दीज मैन वर्कड हार्ड और दीज मैन वर्कड हार्डर, मतलब इसके साथ हमने ई आर का इजाफा कर दिया है, तो यही चीज उसको, मतलब देखो एक होता है हार्ड और दूसरी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, हार्डर, कि मतलब वो ज्यादा जो है उसको वो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो हार्डर वाली मीनिंग में जब वो चला जाएगा तो उसको किस किस फॉर्म में ले जाएंगे, एडजेक्टिव की फॉर्म में ले जाएंगे या फिर हार्डेस्ट। और ये तकरीबन आप जो है उसको कंपैरेटिव डिग्री की तरफ भी लेके जा रहे होते हो। और बाजू का क्या होता है कि एडवर्ब जो है वो एल वाई पर खत्म हो रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसमें जो आप लोगों को ये सेंड होगा ना, आगे जाके इन्हीं चीजों को और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एक दफा आप यहाँ से पढ़ोगे, फिर उसके बाद इनकी जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना कि जब एल वाई के साथ कौन सी जो है वो आप एडवर्ब किस तरह से बना रहे होते हो, मतलब एडजेक्टिव को आप जब आपने जब एडवर्ब में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसके साथ एडजेक्टिव के साथ एल वाई जब लगाओगे तो उसके साथ मतलब उसको आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे एडवर्ब में और कौन से वर्ड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको एग्जाम्पल्स के साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको मजीद और चीजें भी पता चल जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद और ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी एडवर्ब की फॉर्म में जा रही हैं। अच्छा और इसमें ना कुछ और भी होंगी फाइल एक और भी मैं सेंड करूंगी जिसमें अभी मैं आपको कह रही थी कि इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे, तो वो आपको सेंड हो जाएंगी। अच्छा अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हम जैसे पहले भी देख रहे होते हैं कि हमने रूल्स ऑफ एडवर्ब जो करने हैं, जो कि एरर्स की फॉर्म में आपके पास आ रहे होते हैं, मतलब करेक्शन आपने उसकी करनी होती है इन सी एस एस पी एम एस बोथ, तो वो कौन से रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, आपने इस चीज का ख्याल करना होता है कि आपने वेरी कहाँ पे लगाना है और मच कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब 2 से 3 जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको वेरी और मच के अंदर, अब असल में होता क्या है कि ये दोनों वर्ड्स जो है ना वो तकरीबन तकरीबन मीनिंग में भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे होते हैं, मतलब इवन वेरी भी उसी तरह से है कि कोई चीज मजीद में आ रही हो, मच भी उसी तरह से है। तो फर्क कहाँ होता है कि हमने वेरी कहाँ पर लगाना है और मच कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर जो है हम एक तो इस चीज को देखते हैं। अच्छा वेरी का मतलब क्या है, मीन्स ट्रूली और टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन द पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पॉजिटिव डिग्री। कोई भी चीज देखो, जब जो है कोई भी सेंटेंस जब आप उसको पॉजिटिव डिग्री में बना रहे हो, मतलब उसमें आप निगेशन किसी भी चीज की नहीं कर रहे हो, उसको आप पॉजिटिव डिग्री की तरफ लेकर जा रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, वेरी लगाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मच का भी मतलब यही है। मच का क्या मतलब है, टू अ ग्रेट डिग्री और टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब इसमें क्या हो गया, दोनों के मीनिंग्स तो सेम हो गए, लेकिन आपने फर्क कहाँ पे करना है, जैसे ही आपने इसको देखना है कि आपने वेरी लगाना है, तो अगर पॉजिटिव डिग्री होगी उस सेंटेंस में, मतलब वो सेंटेंस एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ होगा उस सेंटेंस को, तो उसके उसके दरम्यान में आप वेरी लगाओगे, अदरवाइज आप क्या लगाओगे, मच लगा सकते हो। ही इज सॉरी, इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन द कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, जहां पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी वहां पे आपने मच लगाना है, और जहां पे पॉजिटिव डिग्री आएगी वहां पे आपने वेरी लगाना है। हर बिहेवियर इन द क्लब वाज
वेरी गुड। यहाँ पे हम मच गुड नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये चीज शो कर रही है कि उसका जो एक बिहेवियर था वो इट वॉज वेरी पॉजिटिव, कि वो एक बहुत अच्छा मतलब बिहेवियर था। तो इस वजह से हम इसके साथ वेरी लगाएंगे। अदरवाइज अब इसी के साथ अगर आप मच लगा के देख लो, मच लगाओगे, आपको यही खुद ब खुद ही फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि आपने कहीं ना कहीं कोई चीज गलत की है। ठीक है, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि आपको आइडिया हो कि ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। हिज कंडीशन इज मच बेटर नाउ अ डेज। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि पहले उसकी तबीयत खराब थी और अब उसकी तबीयत मतलब ठीक है, अब वो बेहतर हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, तकरीबन कंपैरिजन हो गया। अब जैसे ही वो कंपैरिजन हुआ है तो हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने मच लगा दिया है। अच्छा, वेरी इन दीज इन द सेंस ऑफ रियली और एक्चुअली emphasizes some adjective in superlative degree। ठीक है, कि वेरी जो है, जब हमने कोई भी चीज के बारे में लिखना होता है कि रियली या एक्चुअली की, मतलब उसको मीनिंग की तरफ लेके जाना होता है, तो ये एडजेक्टिव पर एम्फोसिस कर रही होती है। लेकिन उसमें क्या होगा कि वो सुपरलेटिव डिग्री की तरफ उसको मतलब उसके साथ हम इसको वेरी को लगा रहे होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम वेरी को लगाएंगे और ये एम्फोसिस किस पर कर रहा होगा, जो उसका एडजेक्टिव है। जैसे इमरान खान इज द वेरी बेस्ट लीडर वी हैव। अच्छा ये अब मुझे जो है, जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, खैर उसके साथ हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना लगता हो, ये हो सकता है लगता भी हो। बहरहाल, तो खालिद इज मच वेरी मच कलेक्टिवली जब लिखा जाता है। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अच्छा, इस पर भी हम बात करते हैं। खालिद इज मच द वाइजेस्ट मेंबर ऑफ आर, सॉरी पहले इसका रूल तो बताऊं। अच्छा, when much is used before an adjective in the superlative degree, तो it intensifies the meaning। ठीक है, कि वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब हमने किसी भी चीज के साथ हमने रेडी या एक्चुअली लगाना होता है, तो उसके साथ हम वेरी लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, और मच जब हम लगाते हैं एडजेक्टिव बिफोर एडजेक्टिव, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है, उसके मीनिंग में इजाफा कर देता है। और ये तकरीबन चीजें जो है ना, जैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ही कर रही हैं, मतलब मीनिंग में भी और इसके रूल में भी तकरीबन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ही कर रही हैं। अच्छा, वेरी इज यूज बिफोर वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आपने क्या यूज करना है, वेरी। पास्ट आ जाएगा पार्टिसिपल, उसके साथ आपने क्या यूज करना है, मच। ये आपने लाजमी लाजमी इसको देखना है और इसमें फर्क करना है। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड on the account of his failure, कि he past participle। very is also used to qualify the adverb, और बाजुकात very जो है वो खुद जो है much को भी qualify करने के लिए मतलब आ रहा होता है। she is very much annoyed with him। तो इसका मतलब क्या है कि very जो है वो qualify किसको कर रहा है, much को, मतलब एन अदर एडवर्ब को। तो जो है अभी जैसे इकरा ने आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो है वेरी मच लगाना ठीक होता है या नहीं होता। यस, वेरी मच लगाना ठीक होता है, लेकिन फिर यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि जो है ये क्वालिफाई किसको कर रहा होगा, मच को ही क्वालिफाई कर रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एल्स, जब भी आप एक सेंटेंस में else देखोगे, उसके साथ आपने देन नहीं लगाना, आपने उसके साथ बट लगाना है। ठीक है जी, एल्स के साथ आप देन कभी भी यूज नहीं करोगे। इट इज नथिंग एल्स देन शो, इट इज नथिंग एल्स बट शो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ना और ये वाला रूल जो नेक्स्ट रूल आया हुआ है, ये आ जाता है ज्यादातर कि पीएमएस में ज्यादातर, वैसे ये आ जाता है, सीएसएस में भी आ जाता है। तो उसमें क्या है कि आपने एक सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, और मेरे ख्याल में ये ज्यादातर लोगों को पता होता है कि आपने एक सेंटेंस में दो नेगेटिव को इकट्ठा नहीं करना, कि नेगेटिव क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देते हैं ईच अदर को। क्योंकि जब आपने ये पढ़ा होगा जो है कि टू नेगेटिव मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं।
तो जो है क्या होता है कि अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसको एक नेगेटिव के साथ लिखो और उसके साथ दूसरा नेगेटिव आप नहीं लेकर आओगे एट एनी कॉस्ट। तो उसमें क्या होगा, hence two negative should not be used in the same sentence। तो अच्छा, अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि I could not see him nowhere। अब यहाँ पर कौन से दो नेगेटिव आ गए हैं, नॉट और नो। चाहे वो नो को इन्वर्टेड कॉमास में नहीं भी देगा, ऑब्वियसली वो नहीं देगा, जब वो सेंटेंस आपको दे रहा होगा तो वो उसको मतलब डबल नो जो आ रहा होगा उसको वो इन्वर्टेड कॉमा में करके नहीं देगा। लेकिन उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डबल जो नो आ रहा है उसको आपने क्या करना है, खत्म कर देना है। आई कुड नॉट सी हिम एनीवेयर। अच्छा, एवर शुड नॉट बी मिसयूज्ड फॉर नेवर। ठीक है, कि जहां पे आपने एवर लगाना है, वैसे तो इन दोनों के मीनिंग्स भी इंटायरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन बाजू का ऐसा हो जाता है कि हम इन दोनों का जो है वो जहाँ पे नेवर, जहाँ पे एवर लगाना होता है वहां पे हम नेवर लगा देते हैं। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे ना तो ये ज्यादा समझ आएगी कि वी सेल्डम और एवर सी दोज हैप्पी हु आर डिसऑनेस्ट। वी, अच्छा अब इसमें आपने क्या करना है, सेल्डम के साथ आपने नेवर यूज करना है, ना कि एवर। ठीक है जी, सेल्डम के साथ आपने क्या यूज करना है, नेवर यूज करना है, ना कि एवर के। अच्छा, अब जो है ये थोड़ा सा नीचे नहीं हो रहा, अदरवाइज इसी चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि आपने, या मैं आपको ना पढ़ के वैसे ही बता देती हूँ कि सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर आर बोथ करेक्ट। सेल्डम और नेवर, ये जो ये दिया हुआ है, सेल्डम और दरमियान में फिर और भी आएगा, सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ नेवर, ये अलग है। सेल्डम इफ नेवर ये दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इनकरेक्ट क्या चीज है, सेल्डम और एवर इज इनकरेक्ट। सेल्डम के साथ आप एवर नहीं यूज करोगे तो इस ये चीज इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये आपको सेंड हो जाएगा तो मेरे ख्याल में आपका वो हो जाएगा, और ये दरमियान में नहीं आ रहा है, ये चीज छुप रही है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, वी मस्ट नॉट यूज नेवर फॉर नॉट। सिंपल सी बात है कि जहां पे आपने नेवर यूज करना होता है वहां पे आप नॉट यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है कि कोई चीज कभी भी नहीं, और नॉट का मतलब नहीं है। तो अच्छा, अब शी वॉज नेवर बॉर्न इन लाहौर, कि नेवर बॉर्न इन लाहौर के कभी भी नहीं, क्योंकि बॉर्न बर्थ आपकी एक ही दफा होती है कि आप हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, तो वो चीज आप उसको नॉट की तरफ लेके जाओगे, ना कि नेवर की तरफ। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना वैसे आइडिया हो जाता है कि आपने नेवर कहाँ पे यूज करना है और नॉट कहाँ पे यूज करना है, और ये ज्यादातर लिखने में ही आ रहा होता है, और बाज़ औक़ात इसमें से करेक्शन आ जाती है, ज्यादा नहीं आ रही होती। द एडवर्ब टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन इनफ। जब आप टू लगाते हो ना किसी के साथ, TOO, ये वाला टू, जब आप टू लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, मोर देन इनफ। कोई भी चीज मोर देन इनफ है, ना कि वेरी की, वेरी की जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि जब आप टू लगाते हो ना, इसका मतलब होगा मोर देन इनफ। जहां पर आपने वेरी लगाना होगा वहां पे वेरी लगाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने टू को वेरी की जगह नहीं यूज करना होता, या वेरी की मीनिंग में नहीं यूज करना होता। हमने जो चीज मोर देन इनफ होगी हम उसके फॉर्म में इसको यूज करेंगे, या इवन वेरी और मच दोनों मतलब इसकी उसमें आ जाते हैं कि इसको हम वेरी और मच, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस मीनिंग में या जिस सेंटेंस में वेरी और मच की जरूरत है वहां पर हम टू नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इनकी जगह नहीं यूज हो रहा होता। अच्छा, दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। अब इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि आपसे सॉल्व हो ही नहीं रही है, तो वो क्या होगी,
कि जो मोर देन इनफ, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग से वो काफी ऊपर जा रही है, तो इसी वजह से वो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो टू इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, तो इसको आप इस फॉर्म में यूज करोगे। अच्छा, अब इसके अलावा इनफ एंड टू आर, इनफ इज द अपोजिट ऑफ दैट ऑफ टू, मतलब इनफ और टू जो है वो अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, किस तरह से अपोजिट वर्ड्स, किस तरह से कि इनफ कोई भी चीज जब हो जाती है ना, कि जैसे कोई भी चीज काफी हो जाती है, ठीक है, अब इनफ सिग्निफाइज दैट द प्रॉपर लिमिट और अमाउंट हैज बीन रीच्ड, कि कोई भी चीज जब आप किसी एक लिमिट तक पहुंच चुके हो तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप इनफ की फॉर्म में लेके जाओगे। लेकिन टू जो है वो क्या होता है, मोर देन इनफ, अभी हमने पीछे भी इस चीज को पढ़ा है। इनफ का मतलब है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास में पानी भरना शुरू किया, ठीक है, अब वो जैसे ही वो अपनी एक लिमिट तक पहुंचा है तो देन इट इज इनफ, कि ये चीज बहुत हो गई है, काफी हो गई है। अब जैसे ही वो पानी निकल के बाहर जाना शुरू करेगा तो वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एक सेंस होती है मतलब वर्ड की, वो मैटर कर रही होती है। तो आपने बस इस चीज को देखना है कि टू इज मोर देन इनफ, और इनफ जो है वो किसी भी चीज की जो एक लिमिट पहुंच जाती है। तो अच्छा, इनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाइज, कि आपने इनफ को वहां रखना है जिस वर्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब द एटमॉस्फेयर इज हॉट इनफ, ठीक है, फॉर मी, कि आपने हॉट के बाद इसको इनफ को रखा है, कि जो चीज बहुत ज्यादा वो हो चुकी है, मतलब अपनी जो एक लिमिट है उसको रीच कर चुकी हुई है। या द रूम इज लार्ज इनफ फॉर यू, यही चीज है कि मतलब वो लार्ज बहुत ज्यादा है, कि मतलब वो अपनी एक लिमिट तक पहुंचा हुआ है, तो ये वाली चीज है। अच्छा, एक और गलती जो कि बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, अ, जब वो ऐसे लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से कि जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हो ना, वैसे मैं कभी भी नहीं कहती कि आप कोई भी एक पैराग्राफ फर्स्ट सेकंड थर्ड से शुरू करो, नहीं करना चाहिए, आप डायरेक्ट जो आपने बात करनी है वहां से शुरू करो। लेकिन जब बच्चे मतलब वो चेक करवा रहे होते हैं और उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर से वो थोड़ा सा किया हुआ होता है, तो वो इससे भी शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी चले ठीक है। अब वो क्या करते हैं, लिखते हैं फर्स्टली एक पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, कहते हैं सेकंडली, फिर तीसरे पैराग्राफ की तरफ आए थर्डली। अब जो है फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, जितने आगे लेके जाते जाओ, इटसेल्फ जो है वो क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इसके साथ आप एल वाई नहीं लगा रहे होते, आप लिखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो मर्जी आपने जितना मर्जी लिखना है, तो उसको आप जो है एल वाई के साथ नहीं रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है जी, इस चीज में जो है वो आप जब लिखने भी बैठोगे उसमें भी आप देख लोगे, और इसको इसमें भी आप देख लोगे। ठीक है जी। अच्छा, रूल नंबर, बल्कि 10 वाला भी शायद मैंने खुद भी नहीं पढ़ा इसको, रूल नंबर 12, do not use quite in the sense of very or to a considerable degree। आपने क्वाइट को वेरी के सेंस में नहीं यूज करना, क्यों, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली, फुली, इंटायरली। अच्छा, अब कोई भी चीज आप कंप्लीटली, फुली या इंटायरली की फॉर्म में लेके जाओगे तब आप जो है, और ये भी जो वर्ड है तकरीबन वेरी के साथ वो इंटरलिंक हो रहा होता है, सिमिलर मीनिंग में जा रहा होता है, तो इस वजह से जो है हम इसको मतलब वो मीनिंग में वो कर देते हैं। लेकिन जो क्वाइट है वो उसमें थोड़ा सा एक एक्सटेंसिव डिग्री की तरफ जब हम चले जाते हैं तो वो उसमें यूज हो रहा होता है, कि आई एम क्वाइट हैप्पी टू हेयर द न्यूज ऑफ माई गेटिंग फर्स्ट डिवीजन। अब जब आप इसका करेक्ट फॉर्म में किस तरह से जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी, कि आप बहुत ज्यादा उसमें जो है वो जा रहे हो हैप्पी की उसमें, तो इसके साथ आप वेरी यूज करोगे, ना कि आप क्वाइट यूज करोगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ऑफ कोर्स आपने क्या कहाँ यूज करना होता है, इवन जब आप बोल रहे होते हो या जब आप इसको
जब आप बोल रहे होते हो मतलब स्पीकिंग में, ठीक है, या फिर आप राइटिंग में। राइटिंग में ऑफ कोर्स कम लिखा जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में ये बहुत ज्यादा किया जा रहा होता है। अब ऑफ कोर्स वहां पे यूज होता है जहां पे कोई किसी भी बात की कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस निकलती है, ठीक है। अगर किसी भी चीज की कॉन्सिक्वेंस निकलेगी, उसके साथ आप ऑफ कोर्स लगाओगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ऑफ कोर्स मस्ट नॉट बी यूज फॉर अनडाउटेडली, सर्टेनली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ। अनडाउटेडली और सर्टेनली की जगह पर आप इसको नहीं यूज करोगे, क्यों? क्योंकि आप जहां पे भी किसी भी चीज का एक नेचुरल या इनएविटेबल जो एक कॉन्सिक्वेंस निकल रहा होता है, उसके साथ हम ऑफ कोर्स यूज करते हैं। डज ही प्ले वेल, मतलब अगर वो एक अगर वो अच्छा खेलता है, ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा, मतलब वो एक चीज का कॉन्सिक्वेंस कोई ना कोई तो निकलेगा ना, ठीक है। तो वो डज ही प्ले वेल, ऑफ कोर्स ही डज। अच्छा, ये इसको आपने उसको गलत मतलब उसमें इनकरेक्ट उसमें जाएगा कि सर्टेनली ही डज, के डज ही प्ले वेल। क्यों? क्योंकि उसका कोई ना कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला है, ठीक है। कि अगर वो कोई भी खेल खेल रहा है, तो या तो वो जीते या वो कुछ इस तरह की चीज होगी, तो फिर उसको आप जो है वो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस की फॉर्म में जो चीज जाएगी, उसको आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स की फॉर्म में लेके जाओगे। अदरवाइज आप उसको जो है वो सर्टेनली या अनडाउटेडली की फॉर्म में लेके जाओगे। अच्छा, अब जो है, when an adverb modifies an adjective or an other adverb, the verb usually comes immediately before, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाती है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट किस चीज की? जो एडवर्ब आप लगा रहे हो, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब उसको क्वालिफाई कर रहा है, क्या एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, तो वो इमिडिएटली बिफोर आएगा। बिफोर किसके? एडजेक्टिव के या फिर एडवर्ब के, जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। शी इज अ लेजी गर्ल। अब रादर, अब उसने क्वालिफाई किसको करना है? इसको करना है ना। तो अब वो रादर को अगर आप इन द एंड जाके लगा देते हो, आपने इसको यहीं पे ही गलत कर दिया है। मतलब अब देखो ना, यहाँ पे आपको पढ़ते हुए भी लग रहा होगा कि कोई चीज जो है ना वो ऑफ सेंटर्ड हुई हुई है, कि कोई चीज ऐसी है जो कि आगे पीछे हुई हुई है। अच्छा, शी इज रादर लेजी गर्ल, तो इसका मतलब क्या है कि वो उस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो उसके मतलब बिफोर आ जाएगा, मतलब उससे बहुत ही सबसे पहले वो आएगा, और फिर उसके बाद वो एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाएगा। द बॉय वाज asleep क्वाइट। ये भी उसी तरह से, जैसे ही आप पढ़ रहे हो, आपको वो चीज समझ आ रही होगी कि इस तरह की जो चीज है आपने कहीं ना पढ़ी है ना देखी है। क्योंकि ज्यादातर यही होता है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो करेक्ट फॉर्म में जब आप पढ़ रहे होते हो, तो जब इनकरेक्ट फॉर्म आप पढ़ते भी हो ना, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें गलती इतनी छोटी सी होती है कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती, लेकिन यहाँ पर जो है वो तकरीबन इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा, हो गया होगा कि क्वाइट असलीप, ठीक है, कि वो स्लीप को क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है, तो वो उससे पहले आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम सच एज ऑलवेज, एवर, ऑफन, सेल्डम, नेवर, समटाइम, फ्रिक्वेंटली, ठीक है। मतलब जो टाइम के साथ जो एडवर्ब हम यूज कर रहे होते हैं, आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब दे मोडिफाई। वर्ब से पहले, मतलब आपने जो एडवर्ब टाइम, टाइम के साथ जो एडवर्ब लग रहे होते हैं, मतलब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप उस वर्ब से बिफोर रखोगे, मतलब उस वर्ब से पहले रखोगे जिसको वो मॉडिफाई करेंगे। ही टेल्स नेवर अ लाई, यही चीज मतलब आप क्या करोगे, अगर क्या है, ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है, कि जिस वर्ब को वो एक्सप्लेन कर रहा है या जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है, उससे राइट बिफोर क्या आ जाएगा, नेवर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब नेवर ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जो है वो वर्ब से पहले क्या आ जाएगा आपका, एडवर्ब आ जाएगा। ही स्पीक्स ऑलवेज द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मतलब यहाँ पे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको हमने किस तरह से यूज करना है या किया है, क्योंकि ये वाली चीजें और अ, इस तरह के बाजुकात जो है वो करेक्शन में आ जाया करते हैं।
अच्छा, एक और चीज जो कि ज्यादातर लिखने में गलती कर रहे होते हैं, या ये करेक्शन में भी बाज़ औक़ात नहीं आइडिया हो रहा होता बच्चों को, कि आपने ओनली का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, ओनली आपने इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, ओनली को आप वहां पे रखो जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, राइट बिफोर। ठीक है, आप उसको कहीं भी किसी भी और जगह पे लेके चले जाओगे ना, तो वो इसका मतलब ये है, या तो वो उस चीज को मॉडिफाई करने लग जाएगा, या फिर वो वैसे इनकरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, आई ओनली सॉल्व 2 क्वेश्चन। अब इसमें ना देखो होता क्या है कि जो सेंटेंस होता है ना, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने उस सेंटेंस को उसी तरह से, मतलब जिस तरह से उसके मीनिंग को समझते हुए या उस चीज को देखते हुए, कि आपने जो है जब आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया होता है, या जब आप लिख रहे होते हो तो आपको आइडिया होता है कि आप इसको किस तरह से लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आपने ये देखना है कि ओनली का आपने वर्ड कहाँ से कहाँ पर यूज करना है। आई सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चंस, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है ना, आपने लाजमी देखनी ही देखनी है। अच्छा, और ये एंड वाले 3 जो हैं, ऑफन को हम एंड पे जाके यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तकरीबन तकरीबन। तो ये 3 रूल्स आई थिंक आप लोग देख लोगे तो ये बहुत मतलब आराम से ये चीजें हो जाएंगी।